राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। वाशिम जिले में पुरानी दुश्मनी और विकृत मानसिकता के चलते 14 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या करने की चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है। अपराध को छुपाने के लिए आरोपी ने बच्चे के अपहरण की झूठी कहानी रची थी। पिछले 7 दिनों में अपहृत बच्चे की तलाश के दौरान आज शुक्रवार को उसका शव मिला। इसके बाद मामला सुलझ गया। वाशिम जिले में 14 साल के लड़के की हत्या के मामले से हड़कंप मच गया है। वाशिम जिले के बाबुल गांव में संतोष सादुड़े ने अनसिंह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उनका 14 वर्षीय बेटा अनिकेत गांव में एक बारात में डांस करने गया था। रात 2 बजे के बाद भी वह घर नहीं लौटा। गांव में तलाश करने पर भी वह नहीं मिला। उसी दौरान संतोष सादुड़े को उनके घर के पास 5 पन्नों का एक पत्र मिला। अनिकेत का अपहरण कर 60 लाख की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर अनिकेत को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तेजी से जांच शुरू की। 18 अधिकारी व सहयोगियों की जांच टीम ने हर दिशा में जांच की। जांच के दौरान चूंकि पुलिस को पहले दिन से ही प्रणय पद्मने और शुभम इंगले पर शक था, इसलिए उनके बारीकी से पूछताछ की गई। बार बार पूछताछ करने पर उसकी बातों चाल ढाल कार्यों में विसंगतियां सामने आई। चौथी बार बेहद गहन पूछताछ के बाद प्रणय ने गुनाह कबूल किया। 12 मार्च को रात 12 बजे अनिकेत को शुभम इंगले की मदद से जुलूस से फुसलाकर बाबुलगांव फाटा शेषीवार ले जाया गया। 13 मार्च की आधी रात को उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने यह कृत्य पुरानी दुश्मनी एवं दूषित मनोवृत्ति से किया। अपनी करतूत उजागर न हो और पुलिस की जांच को दिशाहीन कर हर जगह भ्रम पैदा करने के लिए आरोपियों ने अपहरण और फिरौती की मांग की झूठी कहानी रची। जांच के दौरान अनिकेत सादुड़े के शव को कब्जे में ले लिया गया। गहन जांच और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर वाशिम पुलिस अपराध को सुलझाने में सफल रही। महागठबंधन में तीनों दल महानगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव एक साथ लड़ने की बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कही। वे एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। फडणवीस ने कहा कि महायुति नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ेगी। हम तीनों एक साथ रहेंगे। नगर निगम में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जहां भी संभव होगा हम एक साथ लड़ने का फैसला करेंगे। यह निश्चित है कि हम मुंबई में एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा, आखिरकार यह कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कुछ महानगर पालिकाएं या जिला परिषदें हैं जहां बहुत समान शक्ति है। अतीत में हम और शिवसेना कुछ नगर पालिकाओं में एक साथ लड़ते थे और कुछ स्थानों पर हम अलग अलग लड़ते थे, क्योंकि अंत में हर कोई अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहता है। पार्टी इसके बिना कैसे रह सकती है। राज ठाकरे को लेकर गठबंधन की क्या भूमिका है, इस संबंध में पूछे गए प्रश्न पर फडणवीस ने बताया कि इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। आज भी हमने राज ठाकरे के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और वह अपना निर्णय लेते हैं, कोई और नहीं लेता है। इसलिए सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वह क्या निर्णय लेते हैं। फिर स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। यह सच है कि कुर्सी कम हो रही है क्योंकि हम केवल 3 को समायोजित कर सकते हैं। इसलिए एक सवाल यह भी है कि क्या हम चौथे को समायोजित कर सकते हैं। हम उस समय इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेते ही विधायक संजय खोड़के सदन के कामकाज में सक्रिय हो गए। खोड़के ने अमरावती के नांदगांव पेठ MIDC में बन रहे PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क में भूखंडों की कीमत अधिक होने के कारण मेगा टेक्सटाइल पार्क में बाहरी कंपनियों द्वारा निवेश करने नहीं करने का मुद्दा आज सदन में उठाया। ज्ञात रहे कि नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के ने आज ही सदन में सदस्य पद की शपथ ली। संसदीय कार्य का सदन के बाहर से प्रदीर्घ अनुभव रखने वाले खोड़के के सदन में जाने से जिले की समस्याओं को आवाज मिलने की चर्चा होने लगी है। खोड़के ने सदन में कहा कि राज्य सरकार के टेक्सटाइल पार्क में जगह की दरें कम हैं, लेकिन अमरावती में केंद्र सरकार के PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क में प्लॉट की दरें अधिक होने के कारण कुछ प्लॉट बचे हुए हैं। वहां भूखंडों की दरें कम करने की जरूरत है, तभी विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी। तो देश के बाकी हिस्सों में टेक्सटाइल पार्कों में प्लॉट के रेट क्या है, वही अमरावती के मेगा टेक्सटाइल पार्क में भूखंडों की कीमतों की जाँच कर बेहतर रणनीति तय करने की जरूरत होने की बात खोड़के ने कही। तो टेक्सटाइल पार्कचे काही प्लॉट्स आता शिल्लक आहे, परंतु या देशामध्ये पंतप्रधान मोदी साहेबांनी जे मेगा टेक्सटाइल पार्क राज्यामध्ये आपल्या दिलेला आहे अमरावतीला, जर आपण जुने रेट जर पाहिले तर टेक्सटाइल पार्क राज्य शासनाचा जो टेक्सटाइल पार्क होता त्याचे रेट आज कमी आहे आणि मेगा टेक्सटाइल पार्क मधले त्याचे जे रेट आहे ते इतके भयंकर आहे की या देशामध्ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन झालेले आहे। जर आपले रेट जास्ती असले तर बाहेरच्या इंडस्ट्री आपल्या अमरावतीमध्ये किंवा महाराष्ट्रात येणार नाही। म्हणून आपल्याला त्याच्या संदर्भात एक व्यवस्थित धोरण करावं लागणार आहे। त्या मेगा टेक्सटाइल पार्क मधले जे रेट्स आहे आज आपले MIDC चे ते रेट ॲट पार बाकीच्या देशातल्या मेगा टेक्सटाइल पार्क मध्ये काय रेट देऊन राहिले आणि आपले इथले काय आहे, त्याच वेळेस आपल्या इथे इंडस्ट्री येतील। म्हणून त्या बाबतीतला आपला धोरणात्मक निर्णय आपल्याला घेणार का असा माझा प्रश्न आहे।
नागपुर महानगर पालिका ने आज अपना वार्षिक बजट पेश किया। राज्य की उपराजधानी नागपुर में अगले कुछ महीनों में मनपा चुनाव होने की संभावना को देखते हुए प्रशासक और मनपा डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने नागपुर के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया। 2025-26 का शेष बजट पिछले बजट के 698.87 करोड़ रुपए खर्च किए बिना पेश किया गया। बजट में लता मंगेशकर पार्क के 4 एकड़ क्षेत्र में बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क, मुख्य सड़क पर लगे बिजली के खंभों को हटाकर उनके स्थान पर भूमिगत चैनल लगाने, जयतला बाजार चौक, रहाटे कॉलोनी चौक, दयानंद पार्क, पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन, काटोल रोड, जटकर भवन पार्किंग स्थल पर वाहन चार्जिंग स्टेशन, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रोजेक्ट के तहत सब्जी और मटन मार्केट विकसित करने, नरेंद्र नगर फ्लाईओवर की और जाने वाली सड़क के बगल में नगर निगम की साइट पर एक स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित करने, नाग नदी प्रदूषण निवारण परियोजना, ग्रीन बिल्डिंग वाले प्रॉपर्टी मालिकों को वित्तीय व 2025-26 से टैक्स में छूट, संपत्ति करदाताओं को डिमांड भुगतान स्पीड पोस्ट के अलावा अगले साल व्हाट्सएप ऐप पर भी भुगतान उपलब्ध कराने, भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड से लगभग 10.5 लाख टन कचरा सितंबर 2026 तक हटाने, निजी भवनों एवं प्रतिष्ठानों को किराए पर देने वाले होर्डिंग्स पर कर लगाने की नीति निर्धारण जैसे प्रमुख मुद्दों का समावेश रहा। विधायक श्रीकांत भारतीय ने अमरावती और जिले के अन्य MIDC में प्लॉट संबंधी प्रश्न सदन में उठाते हुए आवंटित प्लॉटों पर निर्धारित समय सीमा के बावजूद कोई उद्योग शुरू नहीं करने पर कार्रवाई संबंधी जानकारी मांगी, जिस पर राज्य शासन ने स्वीकार किया कि आवंटित 272 प्लॉट के विकास की समय सीमा खत्म हो गई है। उसी प्रकार 361 प्लॉट धारकों को नोटिस थमाई गई है। उन्होंने प्लॉट का अपेक्षित विकास नहीं किया है, वहाँ कोई उद्यम शुरू नहीं हुए हैं। उच्च सदन में उद्योग राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक ने इस बारे में अगले पखवाड़े भर में उच्च स्तरीय बैठक आहूत करने की तैयारी दर्शाई। मी अमरावती जिल्ह्यातील MIDCच्या संबंधामध्ये प्रश्न विचारला होता, पण प्रश्नाचं उत्तर केवळ अमरावती शहराच्या MIDCच्या संबंधातच दिलं आहे आणि त्यामध्ये 606 भूखंडाच्या आरेखनासंबंधातला उल्लेख केला होता। उत्तरामध्ये 524 भूखंडांच्या संबंधातलं उत्तर देताना म्हटलंय की केवळ 20 भूखंडांचा विकास कालावधी अद्याप शिल्लक आहे। मग त्याही प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये सभापती महोदय 62 भूखंडाची माहिती देण्यात आलेली नाही, त्याची स्थिती काय। माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली, अचलपूर, मोर्शी इत्यादी MIDC मध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून जमिनी घेऊन ठेवल्या आहे। 2 वर्षापेक्षा अधिक काळ होऊन सुद्धा त्यावर कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही। तर या संबंधातली काय कारवाई करण्यात येईल। आणि माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की अशा प्रश्नांवर कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यातील सर्व MIDC बाबत एक संयुक्त बैठकीचे आयोजन आपण करणार का। अमरावती महापालिका आयुक्त और प्रशासक सचिन कलंत्रे ने आज वार्षिक बजट पेश किया। 2025-26 के अर्थसंकल्प की रियलिस्टिक करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। कुल 887 करोड़ के बजट में निवेश मिलाकर मनपा की 147 करोड़ की बचत होंगी। वित्त वर्ष 2025-26 में महापालिका की 401 करोड़ की आमदनी अपेक्षित है, जबकि खर्च भी लगभग 400 करोड़ 66 लाख का होना है। आज दोपहर अपने कक्ष से सटे सभागार में आयुक्त कलंत्रे ने मीडिया के सामने बजट का विमोचन किया। उन्होंने दावा किया कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया है। उसी प्रकार नई घोषणाओं से बचते हुए पुराने प्रकल्पों को साकार करने पर उनका जोर है। इलेक्ट्रॉनिक कांटे के रिमोट से 33 क्विंटल कपास की धोखाधड़ी करने की घटना तिवसा पुलिस स्टेशन अंतर्गत सामने आई है, जिसमें फिर्यादी विवेक बाबूराव देशमुख ने दी शिकायत के अनुसार उसने उसका कपास आरोपी पनवीर अहमद मोहम्मद जामिर को बेचने का निश्चित किया था। आरोपी के साथ मिले इतर आरोपी योगेश प्रभाकर वाठोड़कर, सुनील महादेव गाठोड़, अजीत खान, नूरुल खान ने उसके पास का इलेक्ट्रॉनिक कांटा लाया और उस कांटे के इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से कपास का 33 क्विंटल वजन कम दिखाया, जिसकी कीमत 2,54,000 है। जिसके बाद फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल शनिवार 22 मार्च को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 10:15 बजे गडकरी बेलोरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे शिवाजी शिक्षण संस्थान द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज ऑडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 12:15 बजे श्री संत अच्युत महाराज हृदयरोग अस्पताल में नए कैथ लैब के उद्घाटन में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 बजे शारदा उद्योग मंत्री परियोजना का दौरा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे विश्राम गृह में अमरावती सभाग में राष्ट्रीय राज्य मार्ग एवं भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 3 से 3:30 बजे श्री कृष्ण सेठ स्थित मुकुंद राडगावनकर के यहाँ दोपहर 3:45 बजे नूतन विदर्भ शिक्षण मंडल के न्यू हाई स्कूल का दौरा करेंगे। फिर शाम 4:45 बजे बेलोरा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना होंगे।
मछली पकड़ने के विवाद के चलते झगड़े में जख्मी हुए रामकृष्ण उकंदरराव केवड़े की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिर्यादी राजेश कृष्ण केवड़े ने दी शिकायत के अनुसार उसके पिता 14 मार्च को दोपहर के वक्त पेटी नदी पर मछली पकड़ने गए थे। उसी वक्त वहां फिर्यादी का सौतेला भाई अनिल वामनराव केवाड़े गजानन केवड़े भी उपस्थित थे। जब मृतक ने आरोपी को उसके कांटे की मछली निकालने के लिए टोका तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और उसके ऊपर छलांग मार दी, जिसके कारण मृतक नीचे गिर गया और जख्मी हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। चांदूर रेलवे के जिला परिषद पूर्व माध्यमिक स्कूल नीमगवान में कार्यरत ज्योति कृष्णराव बर्डे ने 2022 में फर्जी दस्तावेज प्रशासन को सादर करके नौकरी हासिल की थी। पुलिस छानबीन में प्रमाण पत्र फर्जी होने की बात सामने आई, जिसके बाद चांदूर रेलवे पंचायत समिति के विनय पांडुरंग देशमुख की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।